सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRB न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम एक बार फिर बात करेंगे नशा मुक्ति की। नशा मुक्ति पर पिछले दिनों हमने कई शोज किए हैं, जिसमें एक आलिम दीन भी आ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी एक मौजूद थे इससे पहले। और नशा मुक्ति को लेकर हमारी ये कोशिश है कि समाज के बीच एक नशा को लेकर जिस तरह की दुर्भावना है उसे दूर किया जाए, और ये दरअसल है क्या, इस विषय पर लगातार चर्चा की जाए ताकि जन जागरण हो, नशा मुक्ति अभियान को एक छोटा सा हमारी तरफ से प्रयास हो। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलीम साहब हैं। डॉक्टर सलीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो में। इससे पहले भी आप हमारे साथ आ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मनीष शुक्ला साहब हैं, जो आईना फाउंडेशन के नाम पर रिहैब सेंटर भी चलाते हैं। नशे से जो लोग भी ग्रसित हैं वो उनके रिहैब सेंटर से छूटते हैं, ठीक होते हैं, आगे जाते हैं। बात जब हमने पिछली बार डॉक्टर सलीम साहब से की थी तो विषय ये निकला था कि क्या होता है, कैसे यूथ इसके दबाव में आता है, कैसे नशे की तरफ बढ़ता है, कैसे नशे की लत लगती है, और फिर नशेड़ी जो उसके ऊपर एक टैग लग जाता है, जिसे अभी अनौपचारिक चर्चा के दौरान डॉक्टर मनीष साहब कह रहे थे कि एक गर्दुल्ले का टैग लग जाता है, और फिर वो बेचारा अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करता है, उसका पूरा परिवार शर्मिंदगी झेलता है। बात सलीम साहब आपसे करते हैं। पिछली बार जो बातें हमने कही थी उसका कई हम लोगों को फीडबैक्स मिले। उसमें ये था कि कई नौजवानों के घर वालों ने पर्सनली भी संपर्क किया और ये जानना चाहा कि कैसे नशे की लत में लगे हुए हमारे परिवार के नौजवान पीढ़ी को कैसे इससे बचाया जाए और क्या किया जाए। सलीम साहब, जैसे हमारी आपकी पुराने एपिसोड में बात हुई थी कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमारे घर के बच्चे या हमारे समाज का कोई बच्चा इस नशे में मुब्तला हो गया है तो हमें अपने जितने निकट जल्दी उससे हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब वो डॉक्टर कंसल्ट करेगा तो डॉक्टर एक उसका ग्रेड देखता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बेस्ट होता है कि उसकी काउंसलिंग की जाए। आज के वक्त में इतनी बेहतरीन सिस्टम आ गया है, काउंसलर आ गए हैं जो बैठ के उन बच्चों से, उन पेशेंटों से बात करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको रिहैब से, मतलब अगर उसका ग्रेड ज़्यादा हो, उस चीज़ से लगता है कि वो बात करने से ये चीज़ से वो दूर नहीं हो सकता है, तो उससे काउंसलिंग के बाद उसको उस रिहैब सेंटर में ले जाया जाता है और प्रॉपर काउंसलिंग करके, मेडिसिन दे के, उसके दिमाग में जो क्यूरी होता है उस चीज़ को ख़त्म करके उस लत से उसे निकाला जाता है। बातचीत में आपने कहा था कि रिहैब सेंटर भी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। रिहैब सेंटर्स के नाम पर बहुत सारे ऐसे रिहैब सेंटर्स चल रहे हैं जहां पर कुछ एक मासिक खर्च लेते हुए पेशेंट को भर्ती किया जाता है, वहाँ पर कुछ दिन रहते हैं। ऐसे ही एक रिहैब सेंटर चलाते हैं मनीष साहब। मनीष जी, आपके रिहैब सेंटर में फ़िलहाल कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो नशे से ग्रसित हैं? लगभग कितने लोग होंगे आपके पास? जैसे कि हमारा सेंटर है जिसका नाम है आईना फाउंडेशन। यहाँ पे अभी फ़िलहाल एट करंट 40 से 50 लड़के हैं जी, जो नशे से पीड़ित हैं और जो पुनर्व्यसन के प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, उनका पुनर्वसन करने में हाँ। नहीं, एक आपका एक आपके यहाँ से ठीक होकर गया हुआ एक बच्चा है जिसने इस शर्त पर अपनी बात सिर्फ ऑडियो में बताई है। हम उनकी आवाज़ आपको सुनाते हैं, वो कैसे निकले हैं उससे, और फिर आप लोगों के पास आते हैं। एक बिना चेहरे के हम आपको दिखाना चाहेंगे एक
डॉक्टर मनीष जी के यहाँ से निकला हुआ एक पेशेंट जो आज मुख्य धारा में जुड़ा हुआ है और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़े ही आराम से जी रहा है, लेकिन उसने अपने कोर्स को कंप्लीट किया। हम उसकी बात सुनाते हैं फिर आगे आते हैं। हालांकि बहुत कुछ उसने नहीं कहा है, लेकिन एक उत्साह के लिए, लोगों की जागृति के लिए हम सुनाना चाहेंगे उन्होंने क्या कहा। रिहैब से आके मुझे अच्छा ही लग रहा है, बिकॉज वो एक सुधरने की जगह है और वहाँ पे लोगों को एक होप मिलता है कि कैसे सुधरा जाए। बिकॉज बाहर हमें लोग जो समझाते हैं वो हमारे समझ से बाहर होता है, क्योंकि एडिक्शन में कुछ पता नहीं चलता है कि लोग क्या समझा रहे क्या बता रहे। जब हम नशे से थोड़ा दूर होते हैं तभी हमें समझ में आता है कि मतलब किस तरीके से हमें इस लड़ाई में लड़ना है और कैसे हमें क्लीन होना है, अपनी रिकवरी करना है। ठीक है, तो रिहैब एक नशेबाज के लिए एक समझ लो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो सुधरने के उसको चांसेस मिलते हैं और उनके साथ जो उनको लाइफ जीने का है किस हिसाब से उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, गाइडेंस एक हिसाब से। तो मैं वहाँ से आने के बाद में मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जिया और जी भी रहा हूँ। अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करना ही रहता है वैसे भी बाय द वे, और कितने सारे से मतलब अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या हमें वो नशा करके वही अपनी बोलते हैं ना जिल्लत जीना या अपने आप को अच्छा रखना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से अपनी थिंकिंग रखते हैं। तो वहाँ आपको प्रॉपर आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग दी जाती है। अब आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग देके आपको बाहर भेजा जाता है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अप्लाई करते हो या डिनाई करते हो। मैंने वो सब चीज़ें पॉजिटिवली वहाँ से मैंने सीखा और आज मैं अपने लाइफ में सेट हूँ, अच्छा हूँ। मनीष साहब, आपने आपके यहाँ जो लोग आते हैं, जितने लोग, और क्या वो किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आते हैं, परेशान हाल होते हैं पहले से या परिचय से आते हैं, कैसे आपसे संपर्क करते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों में नई पीढ़ी के बच्चे, नौजवान, कम उम्र के किशोर अवस्था में रहने वाले बच्चे जब नशे की लत में आते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि पहले तो डॉक्टर के पास जाना, इस पर हम और सलीम साहब बड़ी लंबी गुफ्तगू कर चुके हैं कि पहले तो डॉक्टर के पास ही नहीं जाना चाहते हैं। पहले तो वो जो नशे की लत जिसे लग चुकी है वो मानने को ही तैयार नहीं होता है कि वो बीमार हो चुका है, नशे का आदी हो चुका है। पहले तो वो तैयार नहीं होता है। किसी तरह से अगर उसे समझा लिया जाए तो उसके परिजन नहीं तैयार होते, वो समझने को तैयार नहीं कि भाई उनका ये घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य जिसके ऊपर आने वाली पीढ़ी डिपेंड कर रही है वो नशे का आदी हो चुका है और वो बिल्कुल समाज के लिए धीरे धीरे वो समाज से कटता जा रहा है और डिप्रेशन में भी चला जाता है। कई चीज़ें होती हैं। वो रिहैब सेंटर को तो जाना नहीं चाहते हैं, रिहैब सेंटर तो छोड़िए, डॉक्टर तक नहीं जाना चाहते हैं। तो कैसे आप निकालते हैं उनको? जैसे कि हमारे पास पेशेंट्स आने के जो रिसोर्सेस हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हुए हैं। जैसे कि हमने खुद फील्ड से काम शुरू किया था, तो हमारे हर फील्ड्स में फैमिली के साथ वहाँ के सोशल वर्कर्स हैं, आप जैसे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और उन्हीं के अलावा जो वो कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनके साथ हमारे ऐसे रैपो बने हुए हैं कि जहाँ कहीं भी उनको नज़र आता है कि कोई नशे से पीड़ित है तो वो लोग उनको हमारे पास रेफ़र करते हैं। बहुत केसेस में हमारे पास में पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल से भी रेफ़र आते हैं जहाँ पे इनवॉलंटियर एडमिशन होते हैं, वॉलंटियर एडमिशन्स होते हैं। तो ये सब जो हालत में आते हैं, रिहैब में आने के बाद में 70% तक इम्प्रूवमेंट उनमें देखा जाता है। जो रिहैब की एक्टिविटीज़ होती है, जो रिहैब के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि वो नशे के दौरान उनका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। न उनका सुबह उठने का टाइम टेबल होता है, न रात को सोने का, न प्रॉपर खाने का, और जो जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम, उनका व्यवहार और उनका पैटर्न इतने बुरी तरह से ग्रसित हो जाता है कि दे आर मैनी आर इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। बहुत लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत लोग चोरियाँ जैसी चीज़ करने लगते हैं, और बहुत लोग फैमिली को इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, लोगों का डिवोर्स हो जाता है, लोग जेल चले जाते हैं। और इसी के अलावा गहरी बीमारी जिसको हम HIV, TB, लिवर सिरोसिस, किडनी डैमेज, बहुत
ब्लड बॉर्न वायरसेस से वो लोग बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से निकलने के बाद वो लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका कैसे है वो समझ में नहीं आता। तो रिहैब में उनको वो चीज़ सिखाया जाता है, उनका एक रीइंटीग्रेशन, जैसे हम कहते हैं पुनर्व्यसन। उनको एक दिनचर्या होती है, जैसे सुबह उठने का एक रेगुलर टाइम होता है, उसके साथ में उनको योगा और एक्सरसाइज कराया जाता है, जिससे उनका ब्रेन जो है, वो ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं। प्रॉपर टाइम पे उनको न्यूट्रिशन दिया जाता है, काउंसलिंग होती है, ग्रुप शेयरिंग होती है। एक 12 कदमों का प्रोग्राम होता है जिसको हम नारकोटिक्स अनोनिमस और अल्कोहलिक अनोनिमस से अडॉप्ट किए हैं, जो उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके अंदर कराता है। तो रिहैब में ये सारे प्रोग्राम्स फॉलो होते हैं और ये प्रोग्राम करने के बाद में उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि अब हमको अपनी एक जीवन है, ये एक नए सिरे से शुरू करना है। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो वापस से कम्युनिटी में जाके फिर से रिलैप्स हो जाते हैं। वहाँ पे कम्युनिटी की लैकिंग आती है, जैसे कि हम कहते हैं कि जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके अगल बगल का जो माहौल है, वो माहौल में नशे बिक रहे हैं, परिवार में इतने ज़्यादा झगड़े हैं। जैसे कि अगर बच्चा सुधर गया है तो पिताजी एडिक्शन में है, पिताजी शराब पी रहा है या नशा कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वो कहीं कहीं रिजल्ट करते हैं रिलैप्स रेट्स में। मगर फिर भी हम इस पर बहुत डीपली फोकस कर रहे हैं कि इन चीज़ों पे और कैसे काम किया जाए। रिहैब के अलावा जैसे अभी हमने डॉक्टर साहब से ही बात किया था कि हम कम्युनिटी में अवेयरनेस कैंप, मेडिकल कैंप, डिटॉक्सिफिकेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कम्युनिटी के लोगों को और ज़्यादा हेल्प मिलेगा और वहाँ से हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकेंगे किसको रिहैबिलिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। जी, और वो ये डॉक्टर्स वगैरह के पास जब आते हैं, डॉक्टर सलीम साहब, आप लोगों के पास जब शुरुआती दौर के पेशेंट आते हैं तो शुरुआत में तो उनको शायद समझ में ही नहीं आता है ना कि भाई हम नशे के आदी हो चुके हैं। आपके पास दूसरे, थर्ड, फोर्थ कैटेगरी का जब हो जाता है, वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब आते हैं। तो शुरुआती लक्षण थोड़ा सा बताएं, जो कि ऐसे लक्षण अगर परिजनों को पता चले तो वो फ़ौरन नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आप जैसे नशा मुक्ति के लिए जिन लोगों ने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है, ऐसे लोगों के पास वो देर से आते हैं। तो शुरुआती लक्षण क्या हों कि आप लोगों से संपर्क करें, तब तो ये आखिरी लक्षण होने के बाद में होता है कि मनीष जी तक पहुंचते हैं और फिर उसे सुधारने में तो बड़ी लंबी पूरी एक एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, शुरुआती लक्षण कुछ पता चले। होता क्या है कि हमें सबसे पहले अपने घरों में जो भी हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो, भाई हो, बहन हो या कोई भी मेंबर, उन पे हमें थोड़ा सी वॉच रखना चाहिए। एक एज तक उनका वॉच है। बड़े लोगों में भी नशा होता है, क्योंकि अगर उनका बिहेवियर चेंज होता है, सबसे पहले जब आदमी नशा करने लगता है तो उसके बिहेवियर में चेंजिंग आने लगती है। चेंजिंग मतलब क्या है कि वो कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, टाइम पे खाना नहीं खाता है, उसकी आंखें लाल दिखती है, वो अपने माँ बाप से बराबर नहीं बात करता है, डरा रहता है, सहमा रहता है। और जब नशे की एक हद वो पार करता है तो उसके जिस्म पे ऐसे से दाग आते हैं, इंजेक्शन जो लिए जाते हैं। तो बिहेवियर जब चेंज हो किसी भी तरह का, अपने घर में बच्चे हो, बड़े हो, तो फर्स्ट वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर प्रॉपर उसका कंसल्ट करता है, बात करता है। क्योंकि एक पेशेंट जब हमारे पास आता है, हमारे पास खुल के बात कर सकता है। वो कभी कभी डर और दहशत की वजह से, समाज के डर की वजह से वो अपने माँ बाप से उतना खुल के बात नहीं करता है। तो जब डॉक्टर को पता चलता है कि ये किस लेवल पे है, उसे अगर लगता है कि भाई इसको मेडिसिन देख के उसका प्रॉपर छोटा सी काउंसलिंग करके ठीक हो सकता है तो कर देता है। नहीं तो उसको नशा जो मेन होता है काउंसलिंग होती है, और जो केंद्र बनाया गया है, अगर पेशेंट वहाँ पे रह के आता है तो मनीष भाई ने सही कहा कि 70-80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हमारे कंसल्टिंग में आने के बाद क्या होता है कि वो पेशेंट प्रॉपर टच में नहीं होता है। हमने मेडिसिन लिख दिया, मेडिसिन थोड़ा शॉर्ट टर्म लिया, घर में गया, माँ बाप को लगा कि जैसे बुखार सर्दी था, ठीक हो गया, मगर उसके बिहेवियर चेंजिंग में आहिस्ते से, जैसे समाज का कोई टेंशन, कोई चीज़ भी इंसान को आ सकता है, उसको अगर वो चीज़ अडप्ट करता है वापस, तो फिर वो उसी नशे में वापस चला जाता है। और एक टर्म बड़ा यूज़ करते हैं इन लोगों के लिए, सूखा नशा, गीला नशा। भाई वो तो सूखा नशा करता है, ये आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो ये सूखा नशा, आखिर नशा तो नशा है, नुकसानदेह है। अभी तो हम लोग भी खुद परेशान हो जाते कि नशा
जो चीज़ हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं है, इस तरह के नशा लोग करने लगे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जब कोई हमारे पास कंसल्ट के लिए आता है तो हम उसको प्रॉपर कंसल्टिंग करने के बाद, जैसे मनीष भाई जैसे लोग हैं जो प्रॉपर इनकी कंसल्टिंग करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनको टाइम देते हैं और इनका ग्रेस देखते हैं कि ये किस लेवल पे बैठा हुआ है पेशेंट, कि इसको एडमिशन की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रोग्रामिंग में ले जाके प्रॉपर उसका, क्योंकि नशा अगर एक मरतबा कोई भी इंसान उसका आदी हो गया तो वो शॉर्ट टर्म में ठीक नहीं होता है जी, उसे एक लंबा प्रोसेस एक लंबा प्रोसीजर लगता है। जी जी। और वो मनीष भाई ने सही कहा कि ट्रीटमेंट होने के बाद अगर उसके फैमिली, उसका समाज अगर नहीं साथ देता है तो फिर वो उस दलदल में वापस जाएगा और फिर जब जाता है तो ज़्यादा बिगड़ता है, और ज़्यादा बिगड़ता जब दोबारा जाता है। तो ऐसे कई केसेस हमारी नज़र से भी गुजरे हुए हैं। और हम छोटी छोटी बातें बताते इसलिए चल रहे हैं कि मनीष साहब और डॉक्टर सलीम साहब के ज़रिए आप तक ये बात जाए कि ये एक ख़तरनाक एक तरह की बीमारी फैली हुई है नौजवानों को, जिसने अपनी जकड़ में ले लिया है। इसका समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है, समाज इससे निकलना चाहता है, लेकिन बीमारी का इलाज तब होगा जब हमें बीमार का पता चलेगा। बीमार को ढूंढने का काम खुद परिजन ही कर सकते हैं। आखिर सर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द, बदन दर्द, बुखार, ऐसी छोटी छोटी बीमारियों का जब आपको पता चलता है, डॉक्टर के पास जाते हैं ही हैं। तो अगर नशे में कोई आपके परिजन में आ गया है तो बराए करम, बराए मेहरबानी आप डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि अगला कदम क्या होगा। जो सबसे बाद का कदम होता है वो रिहैब सेंटर ले जाता है। रिहैब सेंटर का आपको बता रहे हैं मनीष साहब, पूरा बता रहे हैं कि कैसे उनमें एक बदलाव लाया जाता है। ये जो आपके पास आते हैं मनीष साहब, बाद में जो लोग शुरुआती दौर में तो बड़ी तकलीफ़ होती होगी उन्हें संभालने में, क्योंकि वो पूरे उस जोन में होते हैं, उनको नशा चाहिए ही होता है। हमने कईयों को पाया है, उनको जब एक मखसूस वक्त में तो वो पागल जैसे हो जाते हैं, उनको चाहिए। कुछ तो 24 घंटे नशे में रहते हैं, कुछ लोगों को 24 घंटे में 1-2 बार तो चाहिए, वो पगलाए होते हैं। उस वक्त उन्हें चाहिए, किसी भी तरह से वो नशा ढूंढते हैं। और अच्छा, ऐसे लोगों को ऐसे लोग मिल भी जाते हैं जो मुहैया कराते हैं सामान। तो जब आपके पास जाते होंगे तो कुछ दिन तो बड़ी तकलीफ़ होती होगी आप लोगों को। मोस्टली पेशेंट्स का जो यूजेज होता है वो कितनी मात्रा में ले रहा है, कितने साल से ले रहा है और उसके लेने की क्षमता क्या है, इस बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। मोस्टली रिहैब भी अलग अलग किस्म के होते हैं। कोई रिहैब में फुल्ली क्लिनिकल थेरेपीज़ भी होती हैं, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ भी होती हैं, और कोई रिहैब में जो पेशेंट्स बाहर से डिटॉक्सिफाई होके आते हैं वहाँ पे उनका रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट होता है। तो मोस्टली जैसे हमारे सेंटर्स हैं तो हम जो हैवी विड्रॉवल सिम्टम्स हैं वो पेशेंट्स को बाहर ही डिटॉक्सिफाई करा के हॉस्पिटल में, फिर वो जब स्टेबल हो जाते हैं तब हमारे यहाँ ले आते हैं। और जो बहुत ही मॉडरेट लेवल में होते हैं वैसे पेशेंट्स का हम जो हमारे आरएमओ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके मदद से उनका हम रिहैब में ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप बोल रहे थे, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनका विड्रॉवल सिम्टम बहुत ज़्यादा होता है, जब नशा नहीं मिलने के बाद में जो बदन में तकलीफ़ होती है उसको हम विड्रॉवल कहते हैं। तो वो विड्रॉवल के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती हैं जिनको साइको एक्टिव मेडिकेशंस कहा जाता है। तो आपके यहाँ वो देते हैं? तो वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, मतलब आपके, तो हाँ, आपके तो सेंटर्स पे आते हैं डॉक्टर्स उस तरह के? हाँ, तो वो मेडिसिन की मदद से उनका विड्रॉवल सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये विड्रॉवल सिम्टम्स डिपेंड करता है कि उनका यूसेज क्या है उस पर। किसी का विड्रॉवल सिम्टम 48 to 72 आवर्स में ठीक हो जाता है, किसी का एक हफ्ता चलता है, और किसी का विड्रॉवल सिम्टम इतना माइल्ड होता है कि वो एक दिन में ही उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट की इंटेंसिटी क्या है, वो यूजेज कैसा करता है। तो वो अच्छा, इसके में आपके यहाँ से निकल के कितने कई लोग अब तक निकले होंगे? क्या मुख्य धारा में जाने के बाद उनका परसेंट कैसा रहा है कि बाहर जाने के बाद उन्होंने एकदम पूरी तरह से समाज की मुख्य धारा को अपना लिया है और अपनी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं? उनका कितना परसेंट होता है? परसेंटेज लेवल देखा जाए तो ये जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का फील्ड है, इसका परसेंटेज लेवल नियरली
5 to 10% तक है। जी हमारे यहाँ से भी जो परसेंटेज के हम रेशियो निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 15 to 20% हैं जो ठीक हो गए हैं, जो एकदम वेरी पूरी तरह से- ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी जी, बहुत अच्छी हाँ, आप ईमानदारी से हाँ, बता रहे हैं। हाँ। लेकिन वो इसलिए आप बता पा रहे हैं, इतने भी इसलिए हो पाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर इलाज मिल पाता है। जब आप समय पर पहुंचेंगे तभी तो आपका प्रॉपर इलाज होगा, वरना हमने टाटा कैंसर हॉस्पिटल वगैरह में देखा है, जब केस बिगड़ने के बाद में लोग पहुंचते हैं तो डॉक्टर हाथ उठा देता है। हाँ डॉक्टर सलीम साहब, कि भाई कोई भी मर्ज है, वो कोई भी कैंसर मर्ज है, हो, कोई चाहे भी मर्ज आप हो, जब एक लिमिट के बाद चला जाता है तो डॉक्टर हाथ उठा देता है कि भाई अब केस बिगड़ चुका है, फैल चुका है। तो ये फैल चुके वाले मामले से ये तो समझ में आने वाली चीज़ें हैं भाई, ब्लड कैंसर है, ब्रेन कैंसर, जो भी कैंसर के अलग अलग और भी बीमारियां हैं, पता नहीं चल पाती हैं। लेकिन ये तो समझ में आता है, आपके ज़बान लड़खड़ा रही है या नशे में धुत हैं, समय का कोई आपको ख्याल नहीं है, तो घर के लोग समझ में आते हैं। लेकिन डॉक्टर सलीम साहब ने पिछली बार भी बात कही थी, आज भी वही। सलीम साहब, हम चाहेंगे आप अपनी ज़बानी दोहराएं कि वो कैसे अपने पेशेंट्स को, अपने परिजनों को तैयार करें और कैसे समझें कि भाई मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा घर का, मेरा शौहर, मेरा घर का जो भी कोई है वो इसकी लत में लग चुका है और अब इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। ये कैसे प्राथमिक तरीके से जाना है, ये आप ही अपनी ज़बान में समझाएं। देखिए, पहले मैंने कहा कि आपको अपनी फैमिली के जो तरीके हैं घर में रहने के, उस पर प्रॉपर नज़र रखना चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं तो उनके एक्टिविटीज़ क्या है, उनके अगर साल 2 साल में उनके बिहेवियर में चेंज आता है तो उस बिहेवियर को फील करना चाहिए कि बच्चा मेरा किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, मेरा भाई किसी गलत रास्ते पे नहीं जा रहा, मेरी बहन कोई गलत रास्ते पे, और उनसे टॉक करना चाहिए। लोग इस समाज में लोग बात नहीं करते हैं, डरते हैं कि अगर मैं उससे बात करूंगा तो बुरा मान जाएगा। जब आप अपने बच्चों से बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा इस लत में मुब्तला है, तो आप प्रॉपर एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर आपको प्रॉपर, जैसे मनीष भाई ने बताया कि प्रॉपर एक वहाँ पे डॉक्टर होता है, आरएमओ होता है, वो मेडिसिन देता है, उसको रिहैब किया जाता है। उसके बाद भी समाज को समझना चाहिए, जैसे हम लोग किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो इलाज डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को ये नहीं बोलते कि भाई आप ये खाना चालू कर दो, उसको ये बोलते, एडवाइस करते हैं कि बाबा अभी आपको 14 दिन तक, 14 डेज तक आपको ये खाना, ये चीज़ों से बचना है। तो आप समाज भी ये समझे, या जिनके बच्चे इस लत में मुब्तला हो गए हैं और वो अगर जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं 1 महीना 2 महीना, वहाँ से निकलने के बाद जैसे रिहैब के डॉक्टर, आरएमओ और आपको जो बताते हैं उसको अगर आप प्रॉपर फाइल करेंगे, प्रॉपर उसके तरीके पे चलेंगे, तब जाके इस नशे से वो मुक्त होने वाले हैं। नहीं तो मनीष भाई ने जो डाटा बताया कि सही बताया कि डाटा में इतने कम परसेंटेज लोग ठीक होने के बाद भी वापस ले, क्योंकि वो आने के बाद समाज उसको उस तरीके से देखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज को जैसे एक टैबू बना दिया गया है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और समाज को, उन्हें अगर वो ठीक होते हैं, पहले तो समाज में कोई बिगड़े ही ना, बिगड़ गया है तो उसे संभालने की कोशिश हो। संभालने के लिए आपको डॉक्टर्स और इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति अभियान चलाने की ज़रूरत होती है। और नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर आप अपने परिजनों को, अपने समाज के, वो समाज अगर जब परिवार की तरह आप समझेंगे तो पूरा कस्बा, पूरा मोहल्ला आपका परिवार होता है। तो जो भी बिगड़ रहा है उस पर नज़र रखिए, उन्हें ले जाइए, संभालिए। वो आपके समाज की मुख्य धारा में अगर आता है तो वो आपके लिए एक एसेट है, एक पूंजी है, वरना वो लाइबिलिटी बनकर रह जाएगा। और वो न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी। हमारी कोशिश यही है कि इस तरह के कार्यक्रम, ये हम जानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों को बहुत गौर से आप देखेंगे, समझेंगे, लेकिन हर कोई ये अपने आप का हाथ झाड़ लेगा कि मेरे घर में तो नहीं है। लेकिन आपके घर में नहीं, आपके समाज में अगर कोई निकलता है तो आप उसकी भी फिक्र कीजिए, क्योंकि समाज आपसे जुड़ा हुआ है, आप समाज से जुड़े हुए हैं, और समाज में सभी को साथ लेकर चलना ही सचमुच में सामाजिक प्राणी होने का एक इंसान को दर्जा दिया गया है। मनीष साहब, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के पेशेंट्स के लिए? और डॉक्टर सलीम साहब तो कह ही चुके हैं कि पहले हमारे पास ले तो आए लोग, कहीं से पता तो चले, तब तो उनका ट्रीटमेंट हो, तब तो आप तक पहुँचें। तो आप तक पहुँचें, इस दशा में ही कोई ना आने पाए। लेकिन जब आप क्या कहना चाहेंगे समाज को? जैसे आप समाज की बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा, जैसे कि एम्स का जो सर्वे कहता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है
कि हमारे इंडिया में टिल 2019 जो सर्वे की गई थी उसमें बताया गया कि 16 करोड़ इंडिविजुअल्स अल्कोहल शराब के नशे से पीड़ित हैं। मोर देन 3 करोड़ से ज़्यादा ओपियोइड जिसमें हीरोइन, ड्रग्स, अलग अलग तरह के कोकेन, एमडी, 3 करोड़ लोग उसमें ग्रसित हैं। और 1.5 से 2 करोड़ बच्चे हैं जो इनहेलेंट, जिसको हम सॉल्यूशन, थिनर, वाइटनर, ग्लू कहते हैं, वैसा ग्रसित है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और ये आंकड़े हमको ये चीज़ बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है और जो हमारा समाज और परिवार है ये बहुत बार इस समस्याओं को लेके आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि समाज में जैसे कि स्टिग्मा है, इस चीज़ को लोगों को देखने का नज़रिया बहुत अलग है। तो घर वाले पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आ पाते हैं कि हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, हमारे बेटे को लोग एक नशेबाज की नज़र से देखेंगे। मगर आपको ये सब सोच से थोड़ा ऊपर उठना है। नशा एक बीमारी है, ये बीमारी को प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर टाइम पे अगर हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगे बढ़ेंगे तो इसका एक अच्छा इलाज हो सकता है और ये मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं और आजकल तो इंटरनेट के ज़रिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो प्लीज़ अगर आपके घर में आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं नशे के, जैसे कि डॉक्टर साहब ने जो इंडिकेशन दिया है वैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, काउंसलर्स की हेल्प लीजिए और कदम बढ़ाइए। वो नशे को एक्यूट स्टेज पहुंचने से पहले आपके जो भी लव्ड वंस हैं, जो भी आपके प्रियजन हैं, उनको एक डेंजर सिचुएशन से बचाइए और उनका प्रॉपर इलाज कराइए। डॉक्टर सलीम साहब, आप और मनीष जी, आप दोनों आए शो में। हम चाहते हैं कि इस शो को यहीं पर नहीं रोका जाए, इस तरह के शोज़ हम लोग लगातार करते रहें और एक अभियान की शक्ल में DRV न्यूज़, आप लोग, आप जैसे लोग, ये एक अभियान चलाया जाए नशा मुक्ति का, जिसमें हम परिचर्चा करें, संगोष्ठियाँ हों, हम समाज के बीच में जाएं, इस तरह के मेडिकल कैंप लगाएं। अगर कहीं पता चलता है तो हम लोग ढके छुपे रूप में भी जाकर उनकी मदद करने की अगर कोशिश हो सके तो किया जाए। इसमें आप दोनों के सहयोग की ज़रूरत होगी और दोबारा भी इस तरह के शोज़ हम लोग करते रहेंगे ताकि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ा जा सके और बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। फिर हम ज़रूर आप लोगों को एक बार और क्या, कई बार इस तरह की तकलीफ़ देंगे, क्योंकि एक बेहतर कार्य का बीड़ा आप लोगों ने उठाया है और उसे सहयोग करने का अगर बीड़ा हम लोगों ने उठाया है तो कड़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत हमें भी है और आपको भी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर सलीम साहब और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान। हमारा भी प्रयास है कि हम उस अभियान का एक हिस्सा बन सकें और DRV न्यूज़ के माध्यम से जनजागरण चला सकें और कोशिश करें कि एक बेहतर और आकर्षक, एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें, जहां पर कोई भी कैसा भी शख्स हो जिसे नशे की इतनी सी भी लत न हो। इस अभियान में हम चाहते हैं कि आप सब भी सहभागी बने। आप अपनी कोई बात, अपनी किसी विचार, अपनी किसी समस्या को हम तक हमारे ज़रिए डॉक्टर सलीम साहब तक या मनीष साहब तक पहुंचाना चाहें तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात लिख दें। हम उन तक पहुंचाएंगे और इन लोगों की तरफ से जितना भी सहयोग होगा वो ज़रूर किया जाएगा। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सलमान को, डॉक्टर सलीम साहब को, डॉक्टर मनीष जी को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।